ऑफ लॉकडाउन ये नारा देती हैं आप, बार हर मंच से लालू और नीतीश का जिक्र करती हैं। इस दौरान आपको नहीं लगता कि बीजेपी भी सरकार में रही है? आप बीजेपी का कभी नाम नहीं लेती, कभी उनके नेताओं का जिक्र नहीं करती आप, तो क्या बीजेपी के अगर आज इस प्लेटफॉर्म पे मैंने जो चीज़ें बोली, क्या इसकी गारंटी है कि आज के बाद से वो चीज़ें मुझसे नहीं पूछी जाएंगी? तो मैं अभी बोलना चाहूँ, मैं सभी पार्टियों का जिक्र करती हूँ, उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। उसमें कांग्रेस भी है, उसमें राजद भी है, उसमें बीजेपी भी है और उसमें जेडीयू भी है। जब मैं कहती हूँ सभी नेता, सभी नकली नेता, देन आई मीन इट। पटना में आजकल सिर्फ फ्लाईओवर्स बनती हैं। ये अगर एक काम करते हैं तो बस एक वही काम करते रह जाते हैं। ऐसे नहीं बनती पॉलिसीज़, जो मैं बार बार कहती हूँ कि कॉमन सेंस से नहीं बनती। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो आप कह रहे हैं ना बजट नहीं है, बजट कम है, उस बजट को इस तरीके से निर्धारित किया जाता है कि कहीं भी पैसा वेस्ट नहीं हो, मिस डायरेक्शन और मिस यूटिलाइजेशन नहीं हो। अगर इन्होंने एमएलए बंगलोज नहीं बनाए होते, जो एमएलए बंगलोज आपने पटना में शायद देखे होंगे, जो देख के लगता है कि लंदन का बंगलो है, वो बंगलोज अगर उन्होंने नहीं बनाए होते एमएलए के, तो बाकी चीज़ें कर लेते। एक बात तो तय है कि वो बिहार का जो अभी बजट है उससे बहुत ही ज़्यादा होगा। वो तो ऑब्वियसली है। क्या आपने कुछ इस नंबर है वो मैं अभी यहाँ ये इस प्लेटफॉर्म पे वो बताना, जैसे मैंने मैनिफेस्टो बहुत दिनों तक नहीं बताया वैसे ही है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में करीब आधा दर्जन मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन सिर्फ एक महिला कैंडिडेट इस बार चीफ मिनिस्टर की सीट के लिए दावा ठोक रही हैं और वो हैं पुष्पम प्रिया चौधरी। बहुत शुक्रिया बिहार तक से बात करने के लिए। एक महिला का पैट्रियार्कल सोसाइटी में नेता बनना और मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी ठोकना कैसा होता है? ये मुश्किल होता है, होना नहीं चाहिए 2020 में, लेकिन फिर भी मुश्किल है। और हर महिला का, जितनी भी महिलाएं हैं जो कि हमारे पार्टी में हैं, जो उम्मीदवार भी हैं, उनके लिए भी मुश्किल है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे लड़ना पड़ रहा है, लेकिन करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि 50% से भी ज़्यादा जनसंख्या जो है वो महिलाओं की है, और यहाँ पे जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं वो ये दावा करती है कि वो महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं, लेकिन उनका पार्टिसिपेशन नहीं है पॉलिटिकल। आपने कितनी महिलाओं को दिया है टिकट? हमारा टारगेट था कि हम 50% महिलाओं को दें, लेकिन वो टारगेट हम नहीं मीट कर सके। उसका भी दो कारण है। पहला कारण ये है कि महिलाएं पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहती, क्योंकि राजनीति का स्तर यहाँ पे बहुत ही गिरा हुआ है, और बहुत सी महिलाएं जो आई हमारी पार्टी में, वो सब वैसी महिलाएं हैं जिन्होंने ये कहा कि जब आप कर रही हैं तो ये हम भी करेंगे। कास्ट पार्टिसिपेशन और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके पार्टिसिपेशन का भी दावा करती हैं तमाम राजनीतिक दल। क्या आपकी प्लूरल्स ने भी इसका ख्याल रखा इस चुनाव में? पार्टिसिपेशन क्यों होता है? पार्टिसिपेशन परिणाम के लिए होता है। पार्टिसिपेशन का दावा करना और उसको परिणाम में कन्वर्ट नहीं करना तो बहुत ज़बरदस्त विफलता है। 30 साल से जो ये लोग चुनाव में पार्टिसिपेशन की बातें करते हैं, परिणाम में तो कुछ भी नज़र नहीं आता, पॉलिसीज़ में कुछ भी नज़र नहीं आता। सारे जाति, सारे धर्म के जो भी लोग हैं, चाहे महिलाएं जो भी हैं, महिलाएं भी 50% हैं, उससे भी ज़्यादा, सबों की हालात एक ही जैसे हैं। हमारी पार्टी, प्लूरल्स नाम है, हमारी पार्टी में सभी जाति, सभी धर्म के लोग हैं। पोल कमेटी है, सब ने अप्लाई किया है, सब ने उम्मीदवार बनने के लिए एप्लीकेशन दिया है। चेहरा तो सिर्फ आप हैं पुष्पम जी, ऐसा लगता है कि तमाम पोस्टर्स पे, चाहे आपके फेसबुक, ट्विटर, जहां भी आपकी पार्टी का जिक्र होता है आपकी तस्वीर दिखती है। तो ऐसा तो नहीं है कि प्लूरल्स में आप एक सिंगुलर चेहरा बची हैं, या अभी आपने खुद को ही रखा हुआ है सिंगुलर चेहरा यहाँ पर? नहीं, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, इस वजह से भी कि बहुत सारे चेहरे आपको तब नज़र आएंगे जब आप बहुत सारे चेहरों के पास जाएंगे। हर विधानसभा में हमारी पार्टी का एक स्ट्रक्चर है, हर जिला में हमारे एक जिला प्रभारी हैं, लेकिन लोग जिला प्रभारी के पास नहीं जाते, जो हमारे उम्मीदवार हैं उनके पास नहीं जाते, हमारे ही पास आते हैं। तो शायद इस वजह से हमारा चेहरा ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पार्टी प्लूरलिस्टिक ही है। पार्टी में जिसको जो काम दिया गया है उसमें दूसरे लोगों का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, वो उनका काम है, सही तरीके से प्रजातांत्रिक तरीके से काम करती है। और आपने प्रजातांत्रिक तरीके की बात की। आमतौर पर जो राजनीतिक दलों में परंपरा रही है कि पहले पार्टी बनती है, उसमें पदाधिकारी नियुक्त होते हैं, अध्यक्ष का चुनाव होता है, और चुनाव के समय में पार्टी के लोग मिलकर अपना सीएम जो कैंडिडेट होता है उसको नियुक्त करते हैं। आपकी पार्टी में ऐसा नहीं हुआ। आप पहले खुद आई, खुद को आपने चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषित किया, और उसके बाद आपने पार्टी फॉर्मेशन की और तमाम लोगों को साथ में जोड़ा।
क्या बेहतर नहीं होता कि आप अपने पार्टी के लोगों से इस पर विचार करती कि क्या मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए? सबसे पहले तो जो पहली वाली बात आपने बताई, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो आपने बताया, वो बिल्कुल बेतुकी बात है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है कि विधायक चुने जाते हैं, फिर विधायक बैठते हैं, फिर विधायक चुनते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार अभी घोषित हैं, विधायक नहीं चुने गए हैं, विधायक नहीं बैठे हैं, विधायकों ने नहीं बोला है कि ये हमारे उम्मीदवार होने चाहिए। खुद ही उनकी पार्टी में इस बात को लेकर इतनी ज़्यादा दिखावा नहीं किया आपने, डायरेक्ट किया? नहीं, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। दूसरी जो पार्टी है उसमें भी नहीं हुआ। जो राजद के जो लोग झंडा जो उठाते रहे पूरी जिंदगी, उनमें से किसी को नहीं चुना गया। चुना उनको गया जो कि उनके पुत्र थे। तो बिल्कुल भी प्रजातांत्रिक नहीं चलती। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी पार्टी भी वैसे ही बनी थी जैसे कि सारे राजनीतिक दल बनते हैं। 100 से ज़्यादा लोग हम लोग बैठे थे, जो मैनिफेस्टो था उसको हमने डिस्कस किया था, और फिर जाके वो पूरे पार्टी का स्ट्रक्चर डिसाइड हुआ था। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि मैंने उस प्रोसेस को थोड़ा उल्टा कर दिया, क्योंकि मुझे दिखावे में इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ पे जहाँ पे राजनीति का स्तर इतना गिरा हुआ है, वहाँ पे लोगों को लाना भी मुश्किल था। तो मैंने वो प्लेटफॉर्म दिया, एक साफ सुथरा प्लेटफॉर्म दिया, जिसमें कि 13 करोड़ जनसंख्या, बहुत बड़ी जनसंख्या है, उन तक पहुँचने के लिए मैंने वो एक जरिया इस्तेमाल किया कि मेरे जैसी जिनकी सोच है, जो लाइक माइंडेड पीपल। मन से कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों? मतलब मुख्यमंत्री पद के दावेदारी के लिए क्या योग्यता पुष्पम प्रिया चौधरी की नज़रों में है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है, आपने ही कहा। मुख्यमंत्री, सबसे पहले मुख्यमंत्री दावेदार तो ऐसे होगा कि सभी लोग विधायक बने, उसके बाद फिर वहाँ जाएं, फिर चुनाव हो। दूसरी चीज़ ये है, अफसर बहुत ही ज़रूरी होता है। जो हम आजकल नेपोटिज्म की इतनी बातें करते हैं, नेपोटिज्म है क्या, उस पर भी तो बात करने की ज़रूरत है। नेपोटिज्म से हमें इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि वो अफसर को इक्वली नहीं बांटती लोगों में। अफसर सिर्फ उन लोगों को मिल जाता है जो कि किसी खास जगह से आते हो। तो इसीलिए मेरा ये मानना है, सबसे पहली चीज़, तो आपके भी एमएलसी थे। मेरे पिताजी की पार्टी नहीं है। मैं पिताजी के पार्टी के नाम पे आपसे वोट नहीं मांग रही। मेरे पिताजी क्या थे, और ये नेपोटिज्म तब होता जब मैं जदयू में होती, उनके सीट से चुनाव लड़ती, और तब आपसे कहती कि मुझे पिताजी की वजह से वोट कर दो। ये मेरी पार्टी है, प्लूरल्स के लोगों की पार्टी है। मेरे पिताजी का इसमें बस इतना ही रोल है कि दुर्भाग्यवश या भाग्यवश जो भी कहिए, वो प्लूरल्स के प्रेसिडेंट के पिता हैं। अब उन्होंने भी जेडीयू छोड़ा तो नहीं अभी है, लेकिन उन्होंने बगावती रुख अख्तियार करते हुए निर्दलीय नामांकन किया, और तमाम आरोप भी लगाए उन्होंने नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर भी। तो क्या वो आपसे प्रभावित हो गए? आशा करती हूँ कि प्रभावित हुए हों। अगर उन्हें मेरी बातें सही लग रही होंगी तो शायद प्रभावित हुए होंगे। इस बात पे हमारी बहुत बार बहुत बहसें हुई हैं, और सबसे पहली लड़ाई तो परिवार के साथ ही हो गई थी। लेकिन ये किसी खास व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये बिहार के बारे में। उन्होंने मुझसे एक बार पूछा था बहुत पहले, जब मैंने उन्हें ऐसे ही कहा था कि शायद मैं ये करूँ, तो उन्होंने कहा था क्यों करना है? तो मैंने उन्हें कहा था क्योंकि बिहार मेरा भी है। तो जो भी उनसे संबंधित चीज़ें हैं वो प्लूरल्स के प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल अनप्रोफेशनल है, क्योंकि उनकी पार्टी नहीं है, ये हमारे प्लूरल्स के लोगों की 30 इयर्स ऑफ लॉकडाउन ये नारा देती हैं आप, बार हर मंच से लालू और नीतीश का जिक्र करती हैं। इस दौरान आपको नहीं लगता कि बीजेपी भी सरकार में रही है? आप बीजेपी का कभी नाम नहीं लेती, कभी उनके नेताओं का जिक्र नहीं करती आप, तो क्या बीजेपी के... अगर आज इस प्लेटफॉर्म पे मैंने जो चीज़ें बोली, क्या इसकी गारंटी है कि आज के बाद से वो चीज़ें मुझसे नहीं पूछी जाएंगी? तो मैं अभी बोलना चाहूँगी, मैं सभी पार्टियों का जिक्र करती हूँ, उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। उसमें कांग्रेस भी है, उसमें राजद भी है, उसमें बीजेपी भी है, और उसमें जेडीयू भी है। जब मैं कहती हूँ सभी नेता, सभी नकली नेता, देन आई मीन इट। ये प्लूरल्स जो पार्टी है, इसमें कोई भी वो इंसान नहीं है जिसने पहले राजनीति की हो। हमारी पार्टी में सारे नए लोग हैं, अच्छे, बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं। और आपने वो ट्रेनिंग वाली बात पूछी थी ना, जब आपने पूछा तेजस्वी जी के बारे में पूछा और क्या आपको वो चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि बिहार में चीज़ें बदलने के लिए आपको ट्रेनिंग अभी होने की ज़रूरत है, और ऐसी वैसी ट्रेनिंग नहीं, खास ट्रेनिंग होने की ज़रूरत है, पब्लिक पॉलिसी की ट्रेनिंग होने की ज़रूरत है, क्योंकि सिस्टम बहुत ही चौपट है, उसको स्क्रैच से बिल्ड करने की ज़रूरत है। सभी लोग राजनीति में नए हैं, क्या ये भी एक वजह है कि आपके कई उम्मीदवारों के जो नामांकन पत्र थे वो खारिज हो गए? नहीं, ये बिल्कुल भी रीज़न नहीं है। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि राजनीति में नए हैं, उसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनको फॉर्म भरने नहीं आता था। हाँ, मतलब कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। हाँ, कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आपने सभी अनपढ़ लोगों को ले लिया, इसलिए आपके रिजेक्ट हो गए। पढ़ने लिखने की वजह से अगर लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट होता, तो फिर जितने भी पार्टीज़ हैं उसके 99% लोगों का रिजेक्ट हो जाना चाहिए था, राइट?
यही बात है। हमारे पार्टी में तो सभी पढ़े लिखे लोग हैं, मैक्सिमम लोग पढ़े राष्ट्रपति को लिखे। चिट्ठी भी लिखी इसको लेकर। मैं बिल्कुल बहुत ही विनय के साथ ही उनसे अनुरोध करती हूँ और किया भी कि राष्ट्रपति शासन में चुनाव कराइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम भले ही बात नहीं करते हो बट किसी से छिपी नहीं है कि यहाँ पे ग्रॉस पावर ऑफ मिसयूज ऑफ पावर होता है। यहाँ पे पावर को जिस तरीके से ये लोग मिसयूज़ करते हैं, आई मीन दैट्स वेरी वेरी सैड। वो बहुत ही दुखद है और सबको पता है। खुद नीतीश जी जब आए थे पहली बार तब राष्ट्रपति शासन लगा था, तब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाया था। उसके बाद कभी नहीं हुआ। फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुझे नहीं पता हुआ कि नहीं हुआ। अभी मैं इस प्रक्रिया में शामिल हूं तो मुझे पता चल रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है। सवाल आपके मैनिफेस्टो पर, इसमें जो मुझे सबसे एक चीज़ नज़र आई कि आप हर परिवार पर एक डॉक्टर रखना चाहती हैं। आपने ये दावा किया है। 13 करोड़ की आबादी है बिहार में। पूरी दुनिया में ऐसा आज तक कहीं हुआ नहीं है कि WHO भी कहता है कि 1000 आदमियों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। भारत में इसकी स्थिति बदतर है, बिहार में तो कहीं ज़्यादा बदतर है। एक परिवार को अगर हम 5 से 10 का भी मान लें कि सदस्यों का वो परिवार है, इतने डॉक्टर लाएंगे कहाँ से आप? ये बात गलत है कि पूरी दुनिया में ऐसा हुआ नहीं। एक परिवार पर डॉक्टर है ऐसा तो एक व्यक्ति पे डॉक्टर होता है, लेकिन फ़र्क ये है जगह पर है। लंदन में है, यूके में है, जो वहाँ का NHS सिस्टम है उसमें हर व्यक्ति का अपना एक GP होता है, राइट? तो ये गलत है। लेकिन हाँ, एक भिन्नता है कि यूके उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा हम हैं, मतलब जितनी बड़ी पॉपुलेशन हमारी है शायद उतना उनका नहीं है। डॉक्टरों की बहाली करनी पड़ेगी, उसके लिए हमने ये भी लिखा है कि मेडिकल स्कूल्स लगाएंगे। देखिए ये सारी चीज़ें नॉन नेगोशिएबल है। ये चीज़ कि परिवार, और हम व्यक्ति की भी बात नहीं कर रहे। मैंने ये नहीं कहा कि हर व्यक्ति पे एक डॉक्टर होगा, मतलब फेंकने के लिए नहीं है कुछ। जबकि यूके में जहाँ पे मैं रह चुकी हूँ काफ़ी लंबे वक्त तक, वहाँ पे हर व्यक्ति का अपना एक GP होता है। आपने जो परिवार का जिक्र किया है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक डॉक्टर अगर एक परिवार पर है तो वो दूसरे परिवार को नहीं देखेगा? नहीं, ऐसा भी तो होगा ना कि गांव नहीं, एक गांव के लिए एक डॉक्टर होगा। आप नहीं, बहुत वो- स्पेसिफिक चली गई हैं उसमें, मैं इसलिए थोड़ा डाउटफुल हूँ। नहीं, वो डॉक्टर सिर्फ एक परिवार का होगा ये नहीं लिखा है। ये लिखा है कि हर परिवार का एक डॉक्टर होगा। जैसे GP होता है वो सिर्फ एक परिवार का नहीं होता है, मतलब एक व्यक्ति का नहीं होता है, वो बहुत से व्यक्ति उनकी जिम्मेदारी होती है। तो एक परिवार की जिम्मेदारी एक डॉक्टर पे होगी और कई परिवारों की जिम्मेदारी उस डॉक्टर पुष्पम पे। जी, ये नंबर बहुत ज्यादा होंगे। इसको इतने बढ़ाने की डॉक्टर्स कहाँ से जरूरत है। आएंगे? वही तो मैं आपको कह रही हूँ। सरकारें इसी चीज़ों के लिए होती हैं। अगर 30 साल में ये चीज़ें हुई रहती तो आज हम ये बात नहीं कर रहे होते। डॉक्टर्स आने पड़ेंगे, लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। पॉलिसी बनाने का यही काम होता है कि कम से कम जो बेसिक चीज़ें हैं शिक्षा की और स्वास्थ्य की, वो तो नॉन नेगोशिएबल है, खासकर डेमोक्रेसी में। तो हमें मेडिकल स्कूल्स लगाने होंगे। जो इतने लोग हैं जो मेडिकल स्कूल में इतने सालों तक तैयारी करते हैं, उनको अपने यहाँ ही क्यों नहीं अच्छा मेडिकल स्कूल खोल के वहाँ पे ट्रेन किया जाए? और डॉक्टरों का जो इतना अकाल है, बहुत सारी समस्याएं इससे हल हो जाएंगी। कृषि का आपने इसमें जिक्र किया है, इसमें आपने स्टार्टअप का जिक्र किया है। आपने कहा है कि स्टेट गारंटी के साथ आप लोन देंगी और उसमें भी 50% आप कैपिटल सब्सिडी होगी, 10 लाख तक टैक्स फ्री होगा स्टार्टअप के लिए। इतना पैसा कहाँ से आएगा पुष्पम जी? क्योंकि बिहार का जो पिछला बजट था वो 2,11,000 करोड़ समथिंग का था और 1,63,000 करोड़ बिहार सरकार कर्जे में है। इतना पैसा आपकी सरकार आएगी तो कहाँ से आएगा? उसका भी मैं आपको जवाब दूंगी। इसमें जितनी चीज़ें लिखी गई हैं वो सबके लिए पैसा आना आसान है, उसका मैं आपको कारण बताऊँ। और पिछली सरकार, सबसे पहली बात ये है जो मैं बोलना चाहूँगी, पिछली सरकारों का क्या बजट था, उसमें 2 महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। एक तो उन्हें बजट बनाने नहीं आता, राइट? इसमें कोई भी वो नहीं है। यहाँ पे ऐसे होता है कि पटना का लीजिए फॉर एग्जांपल, पटना में आजकल सिर्फ फ्लाईओवर्स बनती हैं। ये अगर एक काम करते हैं तो बस एक वही काम करते रह जाते हैं। ऐसे नहीं बनती पॉलिसीज़। जो मैं बार बार कहती हूँ कि कॉमन सेंस से नहीं बनती। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो आप कह रहे हैं ना बजट नहीं है, बजट कम है, उस बजट को इस तरीके से निर्धारित किया जाता है कि कहीं भी पैसा वेस्ट नहीं हो, मिस डायरेक्शन और मिस यूटिलाइजेशन नहीं हो। अगर इन्होंने MLA बंगलोज नहीं बनाए होते, जो MLA बंगलोज आपने पटना में शायद देखे होंगे, जो देख के लगता है कि लंदन का बंगलो है, वो बंगलोज अगर उन्होंने नहीं बनाए होते MLA के, तो बाकी चीज़ें कर लेते। दूसरी चीज़, बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं केंद्र की जिसके लिए स्टेट को अपील करना होता है, उनको प्रपोजल देना होता है, क्योंकि केंद्र के भी दुनिया में बहुत सारे डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ उनका कोलैबोरेशन है। तो वो सारे इंस्टीट्यूशंस वो पैसे देती हैं उस किसी खास चीज़ को टारगेट कर। आपने SDG का नाम सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। तो उसके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि केंद्र को नई नई पॉलिसीज़ बना के देने का प्रपोजल देती है। लेकिन हम तो कोई प्रपोजल ही नहीं देते।
और जो भी हमारे पास पैसा आता है, MLA MP जो भी फंड्स है वो भी मिसयूटिलाइज रह जाते हैं, वापस कर दिए जाते हैं। मैं ये फिर से कहना चाहूँगी कि सरकारों को पैसे की और रिसोर्सेज की कमी नहीं है अगर वो सही तरीके से खर्चा करे चीज़ें। और दूसरी चीज़, इन्वेस्टर्स लाने होंगे और वो सारे इन्वेस्टर्स तभी आएंगे जबकि बिहार में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होगा, जबकि सुरक्षा की गारंटी आप देंगे? सुरक्षा की गारंटी मैंने फिर बोला नॉन नेगोशिएबल है, ये चीज़ें नॉन नेगोशिएबल। हमारे यहाँ अभी तक कहीं भी CCTV कैमरेज नहीं लगे। मैं उसी पर आ रहा था कि आपकी पार्टी को बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की पार्टी के तौर पर देखा जाता है कि उन्होंने भी आकर ईमानदार राजनीति की जो बातें कही थी और जो वादे थे बिल्कुल वैसे ही, उन्होंने भी CCTV वगैरह का जिक्र किया था। आपने कहा कि हर गली मोहल्ले में आप CCTV लगवाएंगे। कितने CCTV की जरूरत पड़ेगी, कुछ आकलन है? बस एक CCTV मिल जाने की वजह से पार्टी का पूरा मैनिफेस्टो सेम नहीं हो जाता। मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल एकदम से इकोनॉमिक जोन्स बनने हैं, हमारे 8 इकोनॉमिक जोन्स बनने हैं और कितनी चीज़ें कहाँ लगनी है उस पर कितना बजट है। मैंने अभी भी आपको बोला कि प्रपोजल्स होती हैं जो देना, जैसे मैंने SDG की आपको बात, कुछ आकलन किया होगा कि आपने जो मैनिफेस्टो तैयार किया होगा इसका बजट क्या होगा? इसका जो बजट होगा, एक बात तो तय है कि वो बिहार का जो अभी बजट है उससे बहुत ही ज़्यादा होगा। वो तो ऑब्वियसली है। क्या आपने कुछ नंबर है वो मैं अभी यहाँ ये इस प्लेटफॉर्म पे वो बताना, जैसे मैंने मैनिफेस्टो बहुत दिनों तक नहीं बताया वैसे ही है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, कोई भी ऐसी बात। 3 लेवल पे चीज़ें होती हैं, वो भी मैं VIP कल्चर खत्म करने की बात कही है। आपने लिखा है कि बंगलों और जो गाड़ी हैं और जो निजी सुरक्षा कर्मी है, आप इस कार्यक्रम में आई हैं, आपके साथ 2 निजी बॉडीगार्ड हैं। वो मेरे बॉडीगार्ड हैं, सरकार के टैक्स के पैसे के बॉडीगार्ड नहीं हैं। वो सरकार के हमारे जो पुलिस हैं जिनको कि हम टैक्स पेमेंट करते हैं वो नहीं है। मैंने उनको अपना पेमेंट दिया है, आप दीजिए पेमेंट, आप भी बॉडीगार्ड रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे पुलिस ऑफिसर्स आपके पीछे नहीं खड़े होंगे। वो तो प्रोटोकॉल होता है मैम। प्रोटोकॉल बदलने की जरूरत है। फिर ये क्या प्रोटोकॉल होता है कि कहीं भी पुलिस नजर, ये तो सब कुछ इन्होंने प्रोटोकॉल ही बना के रखा है। पहले तो लाल बत्ती भी प्रोटोकॉल था बट उसको हमने खत्म किया। राजनेताओं और अधिकारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ना है, ये नियम होगा, कंपलसरी होगा या ऑप्शनल होगा? कोई ऑप्शनल नहीं होगा। ये सारी चीजें जो इसमें लिखी हैं, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। ये VIP कल्चर खत्म करने की, अधिकारों का हनन नहीं होगा कि अगर वो नहीं पढ़ाना चाहते सरकारी स्कूल में, बाहर जाके पढ़ाएंगे। मौलिक अधिकार तो बहुत पूरे 100% जनसंख्या की है ना, मौलिक अधिकार तो सिर्फ कुछ लोगों की नहीं है, सबकी है जो यहाँ पे खड़े हैं। तो इनके लिए भी इनका भी प्रतिनिधित्व किसी को करने की जरूरत है। ये ज्यादा टैक्स देते हैं, इनकी नंबर ज्यादा है, ज्यादा इधर से वो आता है, बिकॉज इट्स अ बिगर नंबर। एक आखिरी सवाल शराबबंदी पर, आपने कहा है कि शराबबंदी को आप खत्म कर देंगी और शराब पीकर जो घरेलू हिंसा या तमाम जो दूसरे क्राइम होते थे उनके लिए आप कठोर नियम लाएंगी। नियम तो पहले से हैं पुष्पम जी, लेकिन शराबबंदी की जो ज़रूरत पड़ी, जो नीतीश कुमार ने कहा कि जो समाज में एक भावना है महिलाओं की, उनका ध्यान रखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया था। हालांकि शराब मिलती है, ये सब जानते हैं, हमने कई बार इस पर खबरें की हैं। आपको क्यों लगता है कि शराबबंदी हटा देनी चाहिए? सबसे पहली बात, ये जो ढिंढोरा है ना महिला सशक्तिकरण का, कम ऑन, हम थक गए हैं अब ये सब सुन के कि हम महिलाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कौन सी महिलाएं हैं जो कि जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या घरेलू हिंसा इस बात से सिर्फ ख़त्म हो गई कि आपने शराब बंद कर, उसके बाद आपने क्या नियंत्रण लगाए? क्या कोई महिला, मैं यही उनसे पूछना चाहूँगी, कोई महिला अगर सुरक्षित नहीं महसूस करती है तो वो किसके पास जाएगी? पुलिस के पास। पुलिस के पास तो जाके और भी असुरक्षित महसूस, कोई जाता भी नहीं है पुलिस के पास, इतना डर लगता है लोगों को। दे आर नॉट अप्रोचेबल। पब्लिक सर्वेंट्स यहाँ पे अप्रोचेबल नहीं है। उनको बाहर किसी जगह पे देखेगा पुलिस को तो ऐसे लगता है कि वाह चलो पुलिस है, हम सुरक्षित है। यहाँ पे लोग पुलिस को देखते हैं तो भाग लेते हैं कि पुलिस आ रही है। तो ये जो ढिंढोरा है ना महिला हिंसा को कैसे रोकेंगी फिर आप? देखिए, सबसे दोनों 2 चीज़ें हैं, दोनों बिल्कुल ही 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़, अभी तो सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं, तो वो अभी क्या है वो बिल्कुल काउंट नहीं करता। पहली चीज़ ये है, शराबबंदी इसलिए हटाने की ज़रूरत है क्योंकि शराब बंद है नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। ये भी एक तमाशा, ये आपने खुद ही कहा नहीं है, सबको पता है कि मिल रहा है। उसको हटा के उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है क्योंकि उसका बहुत नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी भी होता है शराबबंदी का। ये सब चीज़ तो पूरी दुनिया में हो चुकी है ना। पीपल हैव ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड ऑल ऑफ इट। अमेरिका में भी ट्राई हुआ था, इंडिया में भी ट्राई हुआ था, एंड इट फेल्ड, दे फेल्ड। तो वो नहीं, बिहार की जनता आपको ट्राई करने जा रही है या आप 2025 की कोशिश में है? मैं बिल्कुल 2020 की कोशिश में हूँ और मुझे लगता है कि 5 साल और बिहार की जनता संघर्ष नहीं करेगी। अब 5 साल और इंतज़ार नहीं करे, कुछ तो नहीं बदलने वाला। हमने, देखिए बात बहुत सिंपल है जो कि मैं बार बार बोलती हूँ कि हमने ऑलरेडी 15 साल दे दिया है। वही लोग हैं, सारे लोग जिनका आप नाम ले रहे हैं, मुख्यमंत्री उम्मीदवार जो खुद को सब वही लोग हैं।
सब कहीं ना कहीं बैठ चुका है पॉलिसी बनाने वाली चिराग जगह पे। पासवान भी लेकिन अलग लड़ रहे हैं। सब ही कहीं ना कहीं, सब नए नहीं, कोई भी नया है इसमें? क्या उनको मौका नहीं मिला था पहले? कोई भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति विशेष की मैं बात नहीं करूंगी, जितने भी नेता हैं वो सब या तो एमपी हैं, एमएलए हैं, या तो वो ऑलरेडी सीएम रह चुके हैं, या कुछ ना कुछ तो रह चुके हैं, या 1.5 years डेप्यूटी सीएम भी रह चुके हैं। सभी लोग, हमने सबको देख लिया है। और ये लोकतंत्र है, इसमें जागीर देने के लिए पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। लोगों को भी ये बात समझ रही है आप, जब घूम रही है जनता के बीच ये मैसेज आप पहुंचाने में सफल हैं? देखिए, ये पूरा जो रिलेशनशिप है ना मेरा और जनता के बीच का, वो एक विश्वास का रिलेशनशिप है। मैंने उन पे विश्वास किया, इसलिए मैं अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ चली आई। नहीं तो मुझे अक्सर लोग याद दिलाया करते हैं, मीडिया के भी लोग याद दिलाया करते हैं कि यहाँ पे तो सिर्फ जाति और उसके बेसिस पे होता है, आपका तो कोई चांस ही नहीं। मैंने उन पे ये सवाल नहीं पूछा। नहीं, आपने बिल्कुल भी नहीं, आपने नहीं पूछा। बट इन जनरल लोग पूछते हैं कि यहाँ पे कास्ट बेस्ड सिर्फ पॉलिटिक्स होती है, और फिर बाद में जाके कहते हैं कि इनका भविष्य नहीं है। एनीवे, तो जनता पे मैंने विश्वास किया है और जनता भी इस बार विश्वास करेगी, ये मेरा विश्वास है। बाकी जो मैं कर सकती हूँ, एक साफ सुथरी पार्टी देना, गठबंधन की संभावना है, ये कभी नहीं होगा। ये मैं बिल्कुल यहाँ पे भी ऑन एयर बोल रही हूँ। अगर ऐसी नौबत आ गई तो फिर नहीं बैठेंगे सदन में। पुष्पम प्रिया चौधरी, जो कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हैं, प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष हैं और बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश में है। हमारे सहयोगी आनंद कुमार और गोविंद के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।